हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाली वीडियोस को जनवरी 2025 जो लेटेस्ट नेट हुआ है उसका सॉल्यूशन वीडियोस बनाई थी, पेपर 1 एंड पेपर 2। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ था एनटीए नेट का, उसका स्पेशली एजुकेशन पेपर का पार्ट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें क्वेश्चन 51 टू 70 हमने कवर किए हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द 10th कैटेगरी ऑफ फ्लेंडर्स एनालिसिस इज रिलेटेड टू। फ्लेंडर इंटरेक्शन विश्लेषण की 10वीं श्रेणी किससे संबंधित है? शिक्षक की बात से, प्यूपिल टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक, शिक्षक की टॉक से, एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ प्यूपिल, शिष्य के विचारों को स्वीकार करना, या फिर फोर्थ है साइलेंस और पॉज और कंफ्यूजन। मौन, विराम या भ्रम। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मौन, विराम या भ्रम, या साइलेंस और पॉज और कंफ्यूजन। ये देखिए, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके जो डेवलपर थे वो थे नेड ए फ्लेंडर। इन्होंने इसको 1970 में डेवलप किया था और इसका जो पर्पस था वो ऑब्जर्व एंड एनालाइज करना था क्लासरूम वर्बल इंटरेक्शंस को। ठीक, जो भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम वर्बल इंटरेक्शन होते हैं उसको एनालाइज करना था। और इसका जो यूज किया जाता है इस एनालिसिस का, वो जनरली टीचर ट्रेनिंग में किया जाता है, क्लासरूम रिसर्च में किया जाता है, और टीचिंग इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब देखिए, इन्होंने जो पार्ट्स बताए थे इसके, टोटल इन्होंने 10 कंपोनेंट्स दिए थे या 10 कैटेगरीज बताई थी, जिसमें इन्होंने मेजर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। पहला था टीचर टॉक, दूसरा था स्टूडेंट टॉक, और लास्ट था साइलेंस और कंफ्यूजन। टीचर टॉक को फर्दर उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था इनडायरेक्ट टॉक और सेकंड था डायरेक्ट टॉक। इनडायरेक्ट टॉक के जो उन्होंने 4 कैटेगरीज बताई थी, उसमें पहला था एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, कि हमें जो भी बच्चे हैं उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। सेकंड था प्रेज और इंकरेजमेंट, और उनकी जो भी फीलिंग्स है, उनके जो आंसर्स हैं उनको प्रेज करना है, इंकरेज करना है। दिस इज रिलेटेड टू फीडबैक, एक तरीके से कह सकते हैं। अगला उन्होंने बताया एक्सेप्टिंग आइडियाज, जो भी वो आइडियाज दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। फोर्थ है आस्किंग क्वेश्चन, और बच्चों से हमें क्वेश्चन पूछने हैं। फिफ्थ था लेक्चरिंग, लेक्चर उनको देंगे, वो वाली कंडीशन। सिक्स था गिविंग डायरेक्शन, जब हम उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, जब वो बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है और उनको जब रिस्पॉन्स कर रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं कि आप ये कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जब जैसे क्लास में जाके टीचर बोलता है अपनी कॉपीज खोल लीजिए, नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, तो वो भी हमारा गिवन डायरेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट था क्रिटिसिज्म, इसमें हमें क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज माने पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी उनके आंसर्स है, जो भी वो उनकी एक्टिविटीज है, उनको एक तरीके से फीडबैक देने से रिलेटेड है कम्प्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो स्टूडेंट टॉक थी, जिसमें पहला उन्होंने बताया कि स्टूडेंट क्या करेगा, या तो वो रिस्पॉन्स करेगा जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका, या फिर वो इनिशिएशन लेगा। इनिशिएशन माने हो सकता है वो खुद क्वेश्चन पूछे, वो अपनी क्वेरीज को क्लियर करना चाहे, तो दैट इज पीपल इनिशिएशन। और जो थर्ड मेजर कैटेगरी थी वो था साइलेंस और कंफ्यूजन, इसको हम 10th कैटेगरी भी कह सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन था कि 10th कैटेगरी कौन सी है, उसका सही आंसर है साइलेंस और कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, मास एजुकेशन और द आइडिया दैट एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न ओज इट्स जेनेसिस टू। जन शिक्षा या विचार कि कोई भी और हर कोई सीख सकता है, इसकी उत्पत्ति का श्रेय है। पहला है कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद में से। सेकंड है मॉडर्निज्म, आधुनिकता से। थर्ड है पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता से। और फोर्थ है रिफॉर्मिज्म या सुधारवाद से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉडर्निज्म। पहले तो मास एजुकेशन का मतलब क्या है? मास एजुकेशन हमारा क्या आइडिया है कि एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होनी चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेसिबल माने सभी के लिए आसानी से पहुंचने वाली होनी चाहिए, एंड दैट एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू लर्न। और ये भी माना गया है कि हर किसी में जो है पढ़ने का पोटेंशियल या क्षमता होती है। ठीक है, अब ये जो थॉट्स थे ये मॉडर्निस्ट थॉट थे। अब मॉडर्निज्म की अगर बात की जाए तो ये 18वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में आया था। ये ज्यादा फोकस करते थे रेशनैलिटी पर, रीजन पर, साइंटिफिक प्रोग्रेस पर इन्होंने फोकस किया था, यूनिवर्सल ह्यूमन पोटेंशियल पर इन्होंने फोकस किया था। और साथ में ये एक बिलीव करते थे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना चाहिए जैसे कि स्कूल जैसा, जो कि सोसाइटी को शेप करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अनोवा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है कि
4 स्टेटमेंट है और ये बताना है कि अनोवा के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। अनोवा मैं आपको बता दूं, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फर्स्ट है द एफ रेशियो इज कंप्यूटेड अनोवा। अनोवा में एफ रेशियो कंप्यूट किया जाता है, यस दिस इज ट्रू। सेकेंड है इट इज रेशियो बिटवीन विद इन ग्रुप्स वेरिएंस एंड बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। यह समूहों के बीच विचरण और भीतरी समूह विचरण के बीच का अनुपात है, यस दिस इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है द बिटवीन ग्रुप वेरिएंस रिप्रेजेंट द सैम्पलिंग एरर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस होता है वो सैम्पलिंग एरर दिखाता है, ये गलत है। वो सैम्पलिंग एरर के साथ साथ ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी दिखाता है, तो थर्ड इज रॉन्ग। और फोर्थ है एफ रेशियो इज नेम्ड आफ्टर सर रोनाल्ड फिशर, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो एफ रेशियो दिया गया है वो रोनाल्ड फिशर के नाम पर दिया गया है। यहाँ पर बस हमें थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा देखने के लिए जरूरत है कि जो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस होता है, यानी कि 3-4 जो भी ग्रुप्स हैं उनके बीच का जो वेरिएंस होता है वो जब हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें ये भी बताता है कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या है और साथ में सैम्पलिंग एरर भी बताता है। जबकि जो विद इन ग्रुप वेरिएंस होता है वो हमें ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं बताता, वो केवल उस सैंपल या उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन है उसी वेरिएशन को कंप्यूट करता है। जो बाय चांस एरर भी हो सकता है तो वो उस एरर को कंप्यूट करता है, जबकि बिटवीन ग्रुप वेरिएंस हमें ट्रीटमेंट का भी इफेक्ट देता है। तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग ऑप्शन होगा, यानी कि नॉट करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू अनोवा। आप इस एक्सप्लेनेशन का एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फॉर फर्दर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अगर अगेन हमें गलती बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। याद रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन में आता है तो पहले आप इनकरेक्ट करेक्ट उसको हाईलाइट कर लीजिए करिए, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि हमें क्या पता करना है। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन रिवर्स में भी आप चलते हैं और आपका टाइम किल होता है। यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है थॉर्नडाइक थ्योरी इज एन एटॉमिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था वो बुद्धि का एक परमाणु सिद्धांत है। इन ऑप्शंस को देखते हुए भी चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी वो एटॉमिस्टिक थ्योरी थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी कैसे। दूसरा है इवेल्युएशन इज द प्राइमरी मेंटल प्रोसेस विच मीन्स रिटेंशन ऑफ व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड। इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं और साथ में रिटेंशन की बात कर रहे हैं, रिटेंशन ऑफ व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड की जो पहचान लिया गया है या जिसको मान्यता प्राप्त है उसको रिटेन करना नहीं। इवेल्युएशन अलग चीज है और रिटेंशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, जबकि रिटेंशन जो है वो हमारा मेमोरी से रिलेटेड होता है। सी है ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज नोन एज एस फैक्टर इज अ यूनिवर्सल इनबोर्न एबिलिटी। जो एस फैक्टर की बात कही थी दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर, वो यूनिवर्सल नहीं होता, वो सभी में नहीं होता है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत है। डी है according to faculty theory of intelligence the mind is made up of different faculties like reasoning, memory, discrimination and imagination। फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अनुसार मन, तर्क, स्मृति, भेदभाव और कल्पना जैसे विभिन्न संकायों से बना है। यस दिस इज ट्रू, डी इज ऑल्सो करेक्ट। अभी तक जो इनकरेक्ट आए थे वो थे हमारे बी और सी। तो बी और सी किस किस में आ रहे हैं, फर्स्ट में आ रहा है और सेकंड में आ रहा है। देखते हैं इसके साथ में ए तो हमारा सही है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ई को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय स्पियरमैन। बुद्धि की संरचना, बुद्धि का मॉडल स्पियरमैन द्वारा दिया गया था, ये गिलफर्ड के थ्रू दिया गया था। देखिए थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन और समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट इसलिए था क्योंकि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था और वो बिलीव करते थे कि मैनी स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं किसी भी पर्सन के अंदर जो उसका इंटेलिजेंस को क्रिएट करती हैं, और इन्हीं मल्टी फैक्टर्स को के आधार पे हम इस थ्योरी को एटॉमिस्टिक थ्योरी कहते हैं। मतलब ये मेड अप ऑफ एलिमेंट की छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है इसलिए। नेक्स्ट था इवेल्युएशन इज प्राइमरी, उसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया कि इवेल्युएशन का रिटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। इवेल्युएशन सिंपली हमारा जजमेंट है और रिटेंशन से उसका कोई संबंध नहीं है, जबकि रिटेंशन एक मेमोरी का पार्ट है। सी जो था वो उसमें कह रहे थे कि जो एस फैक्टर है वो यूनिवर्सली इनबोर्न एबिलिटी होती है, ये गलत है। एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक एबिलिटीज जो कि यूनिवर्सल नहीं है, ये हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं। इनबोर्न आप इसको भले कह सकते हैं बट ये हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं। और दूसरा उन्होंने बताया था स्पियरमैन ने ये एस फैक्टर और जी फैक्टर थ्योरी दी थी उन्होंने, या इसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने ही बताया था कि जो जनरल इंटेलिजेंस होता है वो हमारा जी होता है और ये होता है यूनिवर्सल एंड इनबॉर्न। ठीक है, एस फैक्टर जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता, वो सभी में अलग अलग होता है। डी ऑप्शन था हमारा फैकल्टी थ्योरी के रिगार्डिंग।
और ये जो फैकल्टी थ्योरी दी थी ये थर्स्टन ने दिया था फैकल्टी थ्योरी, और उन्होंने ये बताया था जो हमारा इंटेलिजेंस है वो अलग अलग फैकल्टी से मिलकर बना है, जिसमें जैसे कि रीजनिंग, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड इमेजिनेशन भी आते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो इंटेलेक्ट मॉडल के रिगार्डिंग है। इंटेलेक्ट मॉडल जीपी गिलफर्ड ने दिया था, ना कि स्पीयर्समैन ने। उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बताया था, 3D स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें कुछ 5x5x5 करके एलिमेंट्स थे जो बाद में बढ़ भी गए थे, जबकि स्पीयर्समैन ने, अभी हमने आपको बताया, उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, विच कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इनिशिएटिव। कौन सा घटक आरएमएसए या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का पहल का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्लासरूम, नई शिक्षाओं का निर्माण। सेकंड है प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति का प्रावधान। तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरी, प्रयोगशालाओं की स्थापना। और फोर्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचिंग फैकल्टीज, अतिरिक्त शिक्षण संकायों की नियुक्ति। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि जो आरएमएसए है उसमें स्कॉलरशिप की कोई बात नहीं कही गई थी, उसमें टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई थी, जिसके लिए फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को ऐड करने की बात की गई थी, ना कि स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग उसमें कुछ भी बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, अ 3x3 फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट। प्रयोग का 3x3 फैक्टोरियल डिजाइन क्या दर्शाता है? फर्स्ट है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स, नहीं ये गलत है, ठीक है। दूसरा है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ 3 कंडीशंस, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दर्शाता है पर 3 कंडीशन के साथ में ईच, 3 कंडीशंस ईच लिखा हुआ है, तो ये हमारा सेकंड सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे। तीसरा है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद 3 कंडीशंस ईच, नहीं 3 शर्तों के साथ में 3 स्वतंत्र चर नहीं होते। यहाँ पर इन्होंने कंडीशंस दे रखी है, आप इसको लेबल समझिएगा, एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ कैसे। और फोर्थ है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद 2 कंडीशंस ईच, नहीं 3x3 जो डिजाइन है उसके लिए हमारा 2 ऑप्शन ही सही होगा। और देखिए ये एक इस टाइप का डिजाइन होता है जिसमें कि वेरिएबल 1, फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान लिया कि वेरिएबल 1 हमारा वे ऑफ टीचिंग है और वेरिएबल 2 मान लिया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक। अब ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब तीसरा डिपेंडेंट वेरिएबल हमने मान लिया एकेडमिक अचीवमेंट। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक अचीवमेंट पर हमें इफेक्ट देखना है, इंटरेक्शन इफेक्ट देखना है, किस किस का, वे ऑफ टीचिंग का और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का। तो इस तरीके का हम एक 3x3 डिजाइन बनाएंगे जिसमें कि, और हमारे पास साथ में ये भी देखना है 3x3 तब कहलाएगा जब वे ऑफ टीचिंग भी हमारे पास 3 तरीके के होंगे। मान लो एक ग्रुप को हम कंट्रोल मेथड है, दूसरा ग्रुप हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है और तीसरा ग्रुप हमारा प्लेसिबो ग्रुप मान लीजिए, या फिर एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप मान लीजिए। और ऐसे करके 3 कैटेगरीज हैं। और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमारे पास लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले स्टूडेंट है, एवरेज एंड हाई। अब इन 3 कैटेगरी के बीच में जब हम इन तीनों कैटेगरी के आधार पर जब हम देख रहे हैं कि जो एकेडमिक अचीवमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन दोनों वेरिएबल्स का, तो ये 3x3 डिजाइन कहलाएगा। क्योंकि देखिए 3 इधर आ रहे हैं और 3 ही इधर आ रहे हैं, मतलब रो एंड कॉलम हमारे 3 हैं, इसलिए 3x3 डिजाइन ये कहलाएगा। वहीं पर अगर इसमें से किसी भी एक उस पे 2 वेरिएबल होते या 2 लेवल्स होते तो वो हमारा 2x3 डिजाइन कहलाता या 3x2 डिजाइन कहलाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अ हाइपोथेसिस। परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है द माइनर प्रेमाइसिस ऑफ द ओल्डर डिडक्टिव मेथड वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाइपोथेसिस। पुरानी निगमनात्मक विधि के जो माइनर प्रेमाइसिस होती थी, जो पहला प्रेमाइसिस होता था, उसी को धीरे धीरे एक परिकल्पना द्वारा बदल दिया गया। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। देखिए ये जो डिडक्टिव मेथड है उसकी बात कर रहे हैं। डिडक्टिव मेथड में हमने आपको पिछले एक वीडियो में भी बताया था, उसमें 2 प्रेमाइसिस होती थी और एक कंक्लूजन होता था। जैसे कि यहाँ देखिए ये एक डिडक्टिव मेथड का एग्जाम्पल दे रखा है, या 2 प्रेमाइसिस है, एक मेजर और एक माइनर प्रेमाइसिस और एक कंक्लूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मैन आर मोर्टल, दूसरा है सोक्रेटिस इज अ मैन, तो फिर इसके आधार पे कंक्लूजन निकाला जाएगा देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल। तो ये हमारा डिडक्टिव मेथड का तरीका था। अब इसका हाइपोथेसिस से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। सेकंड है स्नो 1973 डिस्क्राइब्ड 6 लेवल ऑफ थ्योरी विद द फर्स्ट लेवल बीइंग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। यस, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो स्नो थे 1973 में, इनके जो भी पब्लिकेशन रहा होगा
ने सिद्धांत के 6 स्तरों का वर्णन किया। उन्होंने एक थ्योरी बताई थी, उसमें 6 स्तर बताए थे, जिसमें पहला स्तर परिकल्पना का गठन करना था। यस, दिस इज करेक्ट। तो बी हमारा सही उत्तर होगा। सी है फॉर द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेबल द वेरिएबल मस्ट बी ऑपरेशनली डिफाइंड। बिल्कुल करेक्ट बात कही है इन्होंने कि जो परिकल्पना के परीक्षण योग्य होने के लिए जो चर है उनको परिचालन रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। हम जब भी रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनको ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं पहले कि हमारी कंप्लीट स्टडी में, मतलब हमारी स्पेसिफिक स्टडी में इसका मतलब क्या है। तो हर चर या हर वेरिएबल प्रॉपरली ऑपरेशनली डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसलिए सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी है द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ हाइपोथेसिस इज टू टेस्ट वेदर एन एग्जिस्टिंग थ्योरी कैन बी यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक परिकल्पना का सबसे आम उपयोग ये परीक्षण करना है कि किसी समस्या को हल करने के लिए मौजूदा सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है या नहीं। हाँ ठीक है, मौजूदा सिद्धांत जो भी थ्योरी है उसको टेस्ट करना है। सो डी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ई है द हाइपोथेसिस फोकसेस ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑन इनडेफिनिट टारगेट्स। जो परिकल्पना है अनिश्चित लक्ष्यों पर जांच केंद्रित करती है। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने गड़बड़ वाली बात कही है वो बस इनडेफिनिट टारगेट्स की इन्होंने बात कही है, वो गलत है यहाँ पर। कि जो हाइपोथेसिस होती है टेस्टेबल होती है और डेफिनिट टारगेट्स को टारगेट करती है, ना कि इनडेफिनिट। ठीक है, वो अनंत वाले नहीं होते हैं, वो निश्चित लक्ष्य होते हैं, अनिश्चित नहीं होते हैं। तो ई हमारा गलत आंसर होगा इस केस में। सो इसलिए सही आंसर होगा हमारा बी, सी एंड डी ओनली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मैच द आइटम्स इन द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर हमें 2 आइटम्स दे रखे हैं, 2 लिस्ट दे रखी है, उनको आपस में मैच करना है। और देखिए सेकंड लिस्ट में हमें एजुकेशन सिस्टम दे रखे हैं, फर्स्ट में उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ए है हमारा हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम। पदानुक्रमित रूप से संचरित कालानुक्रमित रूप से वर्गीकृत शिक्षा प्रणाली कौन सी है। ये सब कुछ फॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ए है वो रिलेटेड हो जाएगा थर्ड से। तो देखिए ए और थर्ड किस में आ रहे हैं, हमारे फोर्थ ऑप्शन में आ रहे हैं। अगला पढ़ते हैं। सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्री ऑफ टाइम एंड स्पेस लिमिटेशंस। समय और स्थान सीमाओं से मुक्त सीखने के अनुभवों को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं, या कॉरेस्पॉन्डेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं, या ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं, जो कि स्पेस और टाइम से रिलेटेड है। यहाँ पर ऑनलाइन में हम सिंक्रोनस लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, असिंक्रोनस जो लर्निंग होती है, जो लाइव नहीं होती है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें टाइम और स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जो स्टूडेंट है वो कभी भी अपनी फ्री इच्छा के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन या गैर औपचारिक शिक्षा में आएगा। तो जो बी है उसका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। आगे देखते हैं। थर्ड है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेयर बाय एवरी इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस। आजीवन प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति दैनिक अनुभवों से सीखता है। ये है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि सी का हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और डी है लास्ट है एजुकेशन आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ स्कूल फॉर डाइवर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। विविध आवश्यकताओं और रुचियों के लिए स्कूल की सीमाओं के बाहर शिक्षा, वो हमारा डी स्कूलिंग कहलाता है। मतलब स्कूल के बाहर ही हम सीख रहे हैं, स्कूल में जा ही नहीं रहे हैं, दैट इज डी स्कूलिंग, यानी कि डी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो करेक्ट होगा। देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन को आपस में डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है, वो हम किसी से वार्तालाप करते हुए सीख रहे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, कुछ देख लिया वो समझ में आ गया, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। मतलब जिसका पर्पस एजुकेशन देना एग्जैक्टली नहीं होता, बट फिर भी जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाई जाता है, तो दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। जबकि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो उसमें हम एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशन ही ले रहे हैं, हम कोई कोर्स ही कर रहे हैं, कोई डिग्री ही कर रहे हैं, कुछ सीख ही रहे हैं, पर नॉन फॉर्मली, वो कोई स्ट्रिक्ट वे नहीं है उसमें। जर्नली डिस्टेंस लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस लर्निंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, या कोई भी ऑनलाइन कोर्स मूक, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस अलाउज अदर्स टू डिस्ट्रीब्यूट रिमिक्स एडेप्ट एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क even commercially as long as they credit you for the original creation। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएटिव कॉमन्स या सीसी लाइसेंस दूसरों को आपके काम पर वितरण, रिमिक्स, अनुकूलन और निर्माण करने की अनुमति देता है,
यहाँ तक कि व्यावसायिक रूप से भी आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब तक वे आपको मूल निर्माण के लिए श्रेय दे। केवल श्रेय देना है। श्रेय माने होता है बाय, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन्स माने अवेलेबल टू ऑल। अब बाय लगा दिया यानी कि श्रेय देना है, उनको क्रेडिट देना है। एनसी माने नॉन कॉमर्शियल यूज, कि आप कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते। और ऐसे माने होता है शेयर अलाइक, जैसा इस जो चीज आप शेयर करने वाले हैं या जो चीज आप यूज करने वाले हैं उस पे जैसी लाइसेंसिंग है सेम आपको लाइसेंसिंग देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ गलत है। सेकंड है सीसी बी वाई एनसी, तो एनसी आ रहा है यानी कि नॉन कमर्शियल यूज, जबकि ये कह रहे हैं कि कमर्शियली यूज भी कर सकते हैं, तो सेकंड भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड है सीसी बी वाई, तो हमारा थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ही होता है। बस एक चीज इसमें ऐड हो जाती है बी वाई। बी वाई माने आपको श्रेय देना है कि किसने ये ओरिजिनली बनाया है। बस बी वाई का मतलब बाय हुम, किसके थ्रू ये बनाया गया है उसको आपको श्रेय देना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो हमने एक्सप्लेन किया था, पिछले क्वेश्चंस में ही आया था, तो आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहां से इसके बारे में डिटेल दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला बिस्मिल्लाह से रिलेटेड है, दूसरा पबब्जा से रिलेटेड है, तीसरा उपसंपदा संस्कार से रिलेटेड है, डी है उपनयन संस्कार, और ई 2 जगहों के नाम दे रखे हैं, बल्लभी और जगदला। अब देखिए इसमें से कौन सा सही है ये बताना है हमें। फर्स्ट है बिस्मिल्लाह, अ रिचुअल परफॉर्म्ड एट एज 4 years 4 months एंड 4 days इन मुस्लिम एजुकेशन। बिस्मिल्लाह संस्कार नाम से भी आपको लग रहा होगा मुस्लिम शिक्षा का एक भाग है, और इसमें ये 4 साल 4 महीने और 4 दिन की उम्र पे ही किया जाता है। एक अनुष्ठान है, मतलब जो एजुकेशन है उसको शुरू करने का ये एक अनुष्ठान है। सो फर्स्ट हमारा सही ऑप्शन है। सेकंड है पबब्जा संस्कार, अ रिचुअल परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 8 years इन बुद्धिस्ट एजुकेशन। 2 चीजें हैं यहाँ पे, एज भी सही दे रखी है और बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात जो है वो भी सही दे रखा है। ये बौद्ध शिक्षा में जो पबब्जा संस्कार है वो बौद्ध शिक्षा में 8 साल की उम्र में किए जाने वाला अनुष्ठान है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी है उपसंपदा संस्कार, अ पोस्ट एजुकेशन रिचुअल फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ अ संघ इन बुद्धिस्ट एजुकेशन। उपसंपदा का मतलब है बौद्ध शिक्षा में संघ की स्थायी सदस्यता के लिए शिक्षा के बाद का अनुष्ठान। मतलब आपने एजुकेशन ले ली, 8 साल की उम्र से बाद तक आपने एजुकेशन ले ली, और उसके बाद में जो संघ है आप उसमें शामिल हो रहे हैं परमानेंट सदस्य के रूप में, यानी कि एजुकेशन खत्म होने के बाद में जैसे डिग्री प्रदान करते हैं ना, एक उस टाइप का संस्कार था। तो ए बी सी हमारे तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सही है। और डी है उपनयन संस्कार, अ रिचुअल टू बिगिन एजुकेशन एट एज 8, 11, 12 एंड 15 फॉर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र रिस्पेक्टिवली। ये पहला चीज तो बता दें, उपनयन संस्कार ये गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार है कि एजुकेशन इस एज पर शुरू हो रही है। उपनयन मतलब गुरु के पास जाना, ठीक है, जो आपको सही रास्ता दिखाए उनके पास जाना। अब इसमें जो इशू है इस स्टेटमेंट में वो बस ये है कि जो सनातन धर्म था उसमें, जो हिंदू धर्म था उसमें शूद्रों के लिए पहले कोई भी शिक्षा की बात नहीं की गई थी, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि 15 साल की एज में शूद्रों को एजुकेशन शुरू करने के लिए ले जाया जाता था। बस नेगेटिव पॉइंट यही है, तो डी इसका करेक्ट रॉन्ग आंसर होगा, करेक्ट नहीं होगा। ई है बल्लभी एंड जगदला, सेंटर ऑफ वैदिक एजुकेशन। नहीं, ये दोनों सेंटर्स थे बट वैदिक एजुकेशन के नहीं थे, तो इसलिए ये रॉन्ग होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए बी एंड सी ओनली, डी एंड ई दोनों यहाँ पर गलत है। ये जो बल्लभी एंड जगदला है ये दोनों बुद्धिस्ट जो पीरियड था उससे रिलेटेड थे या बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय मास्लो इज। मास्लो की जो हायरार्किकल नीड दी थी उसका ऑर्डर हमें लगाना है। इन्होंने पहला दिया है सेफ्टी नीड, सुरक्षा आवश्यकताएं, दूसरा दिया है प्रेस्टीज नीड, प्रेस्टीज माने अपना जो, तीसरा दिया है फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं, फोर्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि आत्मबोध की आवश्यकताएं, और ई है नीड्स और बिलोंगिंग्स, अपनेपन की जरूरत। देखिए इसको आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, बहुत ज्यादा याद भी नहीं करने की जरूरत है। आप बस ये सब सोच लीजिए कि देयर इज अ पर्सन जो बिल्कुल ही मतलब उसके पास कुछ नहीं है, घर कपड़ा कुछ भी नहीं है, ही हैज नथिंग।
अब उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? सबसे पहली आवश्यकता उसके लिए रोज़ खाना खाना है कि हाँ, समय पे उसको खाना मिल जाए, 1 रोटी 2 रोटी अपने दिन में उसका गुज़ारा हो जाए जिससे कि वो जी पाए। तो सबसे पहली हमारी जो आती हैं, वो आती हैं फिज़ियोलॉजिकल नीड्स, मतलब उसकी सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए, भूख हो गई और दूसरी ज़रूरत है, अगर वो फुलफ़िल है तब वो उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। तो सी हमारा फर्स्ट है, तो सी हमारे सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, बस बाकी किसी में नहीं आ रहा है। तो आप इसलिए सेकंड ऑप्शन को अभी भी करेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब उसकी भूख फुलफ़िल हो गई, अब उसके बाद में वो ये सोचेगा कि मुझे कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, जहाँ पर मुझे पानी, अगर बारिश हो रही है तो पानी ना परेशान करे या फिर जो जानवर है वो मुझे परेशान ना करे। वो एक सुरक्षित स्थान देखेगा, एक सेफ प्लेस देखेगा, अब उसको सेफ्टी नीड्स जो है वो हिट करेगी। तो पहला सी आ गया, देन ई आ गया। अब सेफ्टी नीड्स के बाद में फिर उसे लगेगा कि हाँ, अब मेरे पास चलो अच्छा एक घर हो गया है, तो देयर इज़ अ नीड ऑफ सम बिलॉन्गिंगनेस, ठीक है, कि हाँ, मेरे पास भी कोई पर्सन हो जो मेरी हेल्प करे। तो उसके बाद में बिलॉन्गिंगनेस की आवश्यकता उसको पड़ेगी, तो वो ई वाला आएगा, नीड फॉर बिलॉन्गिंगनेस। एंड देन जब उसके पास में उसके साथ में कोई उसका अपने भी होगा, घर भी होगा, उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं, उन सब के बाद में उसे अब प्रेस्टीज की चिंता आएगी कि हाँ, मेरा जो घर है वो सुंदर होना चाहिए, तो वो हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। और सबसे लास्ट में जब वो प्रेस्टीज भी उसका सब आ गया, शान-ओ-शौकत बहुत अच्छी-खासी बन गई, अब वो ये सोचेगा कि हाँ, मैं सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की तरफ अब बढ़ रहा हूँ। ठीक है? तो ये ऑर्डर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 62, ऑर्गेनाइज़ सीक्वेंशियली द कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पर 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनको हमें इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के हिसाब से अरेंज करना है। फर्स्ट है डिफाइनिंग कोर्स गोल्स, जो गोल्स है उनको डिफाइन करना, पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को परिभाषित करना है। दूसरा है डेवलपिंग असेसमेंट आइटम्स टू मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस, जो असेसमेंट आइटम है वो पता करना, छात्र प्रगति को मापने के लिए मूल्यांकन आइटम को विकसित करना, डेवलप करना। सी है आइडेंटिफाइंग की इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन द कंटेंट एरिया, जो सामग्री है उस क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों और रुझानों की पहचान करना। डी है डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम, कार्यक्रम की सफलता का निर्धारण। देखिए कार्यक्रम की सफलता हम सबसे लास्ट में मेजर करेंगे, तो डी जहां लास्ट में आ रहा है वो देख लीजिए, फर्स्ट में आ रहा है एक तो लास्ट में, और आ रहा है हमारा फोर्थ ऑप्शन में। अब इन दोनों ऑप्शंस में केवल बीच के 3 पॉइंट्स डिफरेंट है, अब उससे रिलेटेड देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सी आइडेंटिफाइंग की इश्यूज एंड ट्रेंड इन द कंटेंट एरिया। सबसे पहले हमारा आइडेंटिफाइंग ऑफ की इश्यूज आएगा कि अभी अभी क्या चल रहा है, मतलब इसे हम नीड आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो सी हमारा सबसे पहले आ गया। उसके बाद में आप बताइए ए आएगा या बी आएगा, डिफाइनिंग कोर्स गोल्स पहले आना चाहिए या फिर डेवलपिंग असेसमेंट आइटम्स पहले आना चाहिए। यस, पहले हमारा डिफाइनिंग गोल्स आना चाहिए। तो इसके हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई की इश्यूज एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, गोल्स को डिफाइन करेंगे उन इश्यूज एरियाज या की इशू एरियाज के आधार पे। तीसरा हम क्या करेंगे, रिसोर्स मटेरियल को आइडेंटिफाई करेंगे कि अब हमें पढ़ाना क्या है। चौथा हम क्या करेंगे, असेसमेंट टूल्स बनाएंगे कि अब असेस कैसे करें जो पढ़ाया है उसको। और सबसे लास्ट में हम जो भी हमारा प्रोग्राम रहा है उस प्रोग्राम की सक्सेस को देखेंगे कि जो करिकुलम है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, एक तरीके से उसे इवेलुएट करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, schooling reproduce norms and values. Norms and values are simply epiphenomenal expression of the ruling class. This idea can be associated with स्कूली शिक्षा मानदंड और मूल्यों को पुनः पेश करती है। मानदंड और मूल्य शासक वर्ग की केवल एपिफेनोमेनल अभिव्यक्ति है, इस विचार के साथ जुड़ा हो सकता है। यह 4 इस्म दे रखे हैं, अभी किससे रिलेटेड है वो देखना है। पहला है रियलिज्म यथार्थवाद, दूसरा है प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद, तीसरा है मार्क्सिज्म मार्क्सवाद, और फोर्थ है पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 या मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म। ये मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, आप ध्यान रखिए जब भी रूलिंग क्लासेस की बात आ रही है दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्टली मार्क्सिज्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर भी हमें 2 लिस्ट दे रखी हैं, इन लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्री साइंटिफिक एरा, सेकंड है क्लासिकल मैनेजमेंट एरा, सी है न्यू क्लासिकल एरा, और फोर्थ है मॉडर्न मैनेजमेंट एरा। अब ये किससे रिलेटेड होंगे, फर्स्ट है फेडरिक डब्ल्यू टेलर, दूसरे हैं जॉर्ज एल्टन मायो, तीसरे हैं अर्नेस्ट डेल, और फोर्थ है चार्ल्स बेबेज एंड रॉबर्ट ओवेन।
अब इनको आपको बस याद करना पड़ेगा, उसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे? जो ए है हमारे प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा से रिलेटेड है, चार्ल्स बेबेज। दूसरा है बी, क्लासिकल मैनेजमेंट एरा से रिलेटेड है, फेडरिक डब्ल्यू टेलर। तीसरा है नियो क्लासिकल एरा, उससे रिलेटेड है जॉर्ज एल्टन मायो। और तीसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट एरा, उससे रिलेटेड है अर्नेस्ट डेल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईक्यू। निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को बुद्धि लब्धि के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है स्लो लर्नर्स, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। दूसरा है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, मध्यम मानसिक मंदता। तीसरा है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, हल्की मानसिक मंदता। डी है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, गहन मानसिक मंदता। और ई है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन या गंभीर मानसिक मंदता। सबसे पहले आएगा हमारा इसमें सीवियरिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा प्रोफाउंड यानी कि गहन मानसिक मंदता। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा डी होगा। तो डी हमारे दो ऑप्शन क्वेश्चंस में आ रहा है। दूसरा आएगा हमारा उससे थोड़ा सा हल्का, पर हाँ स्थिति अभी भी खराब ही है, तो सीवियर में आ जाएगा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन या गंभीर मानसिक मंदता। तो ई ऑप्शन आ जाएगा। तो यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फिर आएगा हमारा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, मतलब हल्की बहुत मेंटल रिटार्डेशन है। फिर उसके बाद उससे और हल्की, मॉडरेट का मतलब होता है एवरेज, बीच में कैटेगरी। फिर उसके बाद आएगा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन यानी कि थोड़ी बहुत मेंटल रिटार्डेशन है। और सबसे लास्ट में हमारा आएगा स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स को मेंटल रिटार्डेड नहीं बोलेंगे, बट स्टिल उनका आईक्यू का लेवल जो होता है वो कम होता है, तो इसलिए स्लो लर्नर्स इस कैटेगरी में सबसे बाद में आएंगे। और उनका जो आईक्यू है वो एज कम्पेयर टू अदर्स जो यहाँ पर कैटेगरीज दे रखी हैं वो सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। दीज आर डोमिनेंट ट्रेड्स of one personality which may dominate personality to such an extent that the person may become known for those traits only। ये किसी के व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण हैं जो व्यक्तित्व पर इस हद तक हावी हो सकता है कि व्यक्ति केवल उन लक्षणों के लिए जाना जा सकता है। अब इसमें यहाँ दे रखा है सेकेंडरी ट्रेड्स, लर्निंग ट्रेड्स, कार्डिनल ट्रेड्स और सेंट्रल ट्रेड्स। देखिए ये जो कैटल का क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा कार्डिनल ट्रेड्स। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं वही वो चीज होती है जो हमें स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रही होती है। डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो होता है हमारी पूरी पर्सनैलिटी में वो हमारा कार्डिनल ट्रेड होता है। ये गार्डन अल्पर्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। इन्होंने कार्डिनल ट्रेड के अलावा दो और ट्रेड्स बताए थे, सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड तो वो होते हैं जिसके आधार पे लोग हमें पहचानते हैं। जैसे कि अगर कोई हमेशा ही झूठ बोलता है तो उसको कहेंगे कि पर्सन जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो हमेशा ही झूठ बोलता है। और ऐसे ही एक ऐसा पर्सन जो हमेशा सच बोलता है कोई भी कंडीशन हो, तो वो ट्रूथफुल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा और वही उसकी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। तो वो हमारे कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं। उसके अलावा जो ट्रेड्स होते हैं वो है सेंट्रल ट्रेड। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि जो कार्डिनल ट्रेड होते हैं वो हमारे बहुत रेयर होते हैं, जैसा कि इसमें भी दे रखा है कि रेयर एंड डोमिनेट होते हैं। अगर है तो वो उस पूरे पर्सन की पर्सनालिटी को डोमिनेट करके रखेगा, और अगर नहीं है तो हम जरूरी नहीं है कि वो सबकी सभी में शामिल होना जरूरी भी है। मतलब एवरेज लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन हमेशा ही ट्रस्टवर्दी है, मतलब सच बोल रहा है, और कोई पर्सन हमेशा ही झूठ बोल रहा है। लोग एवरेज भी होते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल ट्रेड्स जो होते हैं वो हर किसी में होना जरूरी नहीं है, पर अगर है तो वो बहुत क्लियरली दिखाई देगा और उसी के आधार पे उसकी पर्सनैलिटी को हमेशा जज किया जाएगा। अब सेंट्रल ट्रेड्स आते हैं, वो मोर कॉमन होते हैं, मतलब सभी में जो है दैट इज सेंट्रल ट्रेड्स। और वो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी उसको बोला गया है जो पर्सनैलिटी के होते हैं, ठीक है। कार्डिनल ट्रेड रेयर होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्डिनल ट्रेड नहीं होते हैं, आपको हमेशा ये याद रखना है। सेकेंडरी ट्रेड जो होते हैं वो लेस कंसिस्टेंट होते हैं और सिचुएशनल होते हैं, जो किसी किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन में ही हमारे को दिखाई देते हैं, हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। सेकेंडरी ट्रेड्स को आप कुछ लाइक से भी समझ सकते हैं। जैसे कुछ पर्सन हैं वो वैसे तो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग वाली उनमें एबिलिटी है, बट जैसे ही वो स्टेज पर जाते हैं उनको पब्लिक फियर होता है और वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रेड्स जो किसी किसी कंडीशन पर ही, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पर ही दिखाई देते हैं, वो हमारे सेकेंडरी ट्रेड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। अरेंज द फॉलोइंग थ्योरिस्ट क्रोनोलॉजिकली। निम्नलिखित सिद्धांतकारों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है फंक्शनलिस्ट दुर्खीम, सेकेंड है ओपन सिस्टम थ्योरी बर्टलैंड, थर्ड है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट मैड, डी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वेबर,
सी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट मार्क्स। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 EADCB। ई यानी कि सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट मार्क्स आएंगे, उसके बाद में ए आएगा इमाइल दुर्खीम, फंक्शनलिस्ट थे ये 1858 टू 1917। फिर मार्क्स वीवर आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट थे ये 1864 टू 1920। फिर उसके बाद में जॉर्ज एच मेड आएंगे जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थे 1863 टू 1931। एंड सबसे बाद में बर्टलैंड फे आएंगे जो ओपन सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड थे 1901 टू 1972। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, याद करने के काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब उसमें से कौन सा सही है हमें वो देखना है। फर्स्ट है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी फाइंड्स इट्स बेसिस इन साइकोलॉजी। यहाँ कुछ विकलांगता के मॉडल दे रखे हैं, उसमें से पहला है विकलांगों का चिकित्सा मॉडल मनोविज्ञान में अपना आधार बताता है। नहीं, ये हमारा रॉन्ग है। मेडिकल मॉडल में इसको साइकोलॉजी से बेस नहीं लिया गया है, इसको एक डिजीज के तौर पे देखा जाता है। जो मेडिकल मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटी है वो एक डिजीज है, ठीक है। इस साइकोलॉजी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। बी है हमारा ह्यूमन राइट्स मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी टॉक्स अबाउट इक्विटी, जो विकलांगता का मानवाधिकार मॉडल इक्विटी के बारे में बात करता है। यस, बी इज करेक्ट। ह्यूमन राइट्स मॉडल हमेशा कहता है कि जैसा और लोगों के साथ में ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसी फैसिलिटीज और सभी को मिल रही है, नॉर्मल को मिल रही है, वैसी ही डिसेबल को भी मिलनी चाहिए। सी है चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी ट्रीट्स पीपल विद डिसेबिलिटीज एज इनकेपेबल, जो चैरिटी मॉडल विकलांग लोगों को अक्षम मानता है। यस, सी इज ऑल्सो करेक्ट। ये विकलांगों को अक्षम मानता है और उसी के आधार पे सोचता है कि हाँ इनको हमें कुछ फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए। डी है इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी कंसीडर डिसेबिलिटी एज बर्डन, जो इकोनॉमिक मॉडल है उसके आधार पर विकलांग एक बोझ है। नहीं, जो डी ऑप्शन है वो हमारा गलत है। बस इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी ये कहता है कि जो डिसेबल पीपल है वो इकोनॉमिकली ना तो काम में सहयोग कर सकते हैं और ना जो डेवलपमेंट है उसमें इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं। मतलब जो डिसेबिलिटी है वो उसमें हिंडर करती है, उन्हें रुकावट करती है। तो डी भी गलत हो गया इसका। ई है रिलीजियस मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी रिलेट डिसेबिलिटी विद गॉड्स व्रत, विकलांगों का धार्मिक मॉडल विकलांगों को भगवान के क्रोध से संबंधित करता है। ये माना जाता है कि हाँ जो किसी तरीके से डिसेबल है उनको, ये मैं रिलीजियस मॉडल की बात कर रही हूँ, ये माना जाता है कि जो किसी तरीके से डिसेबल है वो भगवान का ही श्राप उनको मिला हुआ है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सी एंड ई ओनली। ए और डी इसमें गलत है। ये मॉडल्स का थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसमें जो मॉडल्स है वो दे रखा है सोशल मॉडल, रिहेबिलिटेशन मॉडल, इंटरफेस मॉडल, राइट बेस्ड मॉडल, ट्रेजेडी चैरिटी मॉडल और इकोनॉमिक मॉडल और साथ में कस्टमर एम्पावरिंग मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट लीड्स टू करिकुलम चेंज? पाठ्यक्रम परिवर्तन की ओर क्या ले जाता है? पहला है नेशनल प्रायोरिटीज, राष्ट्रीय प्राथमिकता। बी है प्लेसमेंट्स इन जॉब, नौकरियों में प्लेसमेंट। तीसरा है सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। डी है अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर्स, प्रभावी शिक्षकों की उपलब्धता। ई है आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की विचारधारा। इन पांचों में से क्या है जिसका पर्पस करिकुलम चेंज करना है? तो देखिए नेशनल प्रायोरिटीज हमारी होती है फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड प्लेसमेंट ऑफ जॉब का बहुत ज्यादा करिकुलम से कुछ भी लेना देना नहीं है। सी है सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यस, जो भी सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसके आधार पे करिकुलम में मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पे। डी है अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर्स, टीचर्स का करिकुलम चेंज से लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर मैथ्स के टीचर नहीं है तो हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाएंगे ही नहीं। सो दिस इज रॉन्ग। और ई है आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी। ठीक, जो गवर्नमेंट आती है उसकी जैसे सोच होती है उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे अभी की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंडियन नॉलेज सिस्टम और जो हमारा वैदिक परंपरा है उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो उसी आधार पे करिकुलम में भी चेंजेस किए गए हैं। नेशनल प्रायोरिटीज माने कि हमारे देश की इस समय मेन जो प्रायोरिटी है वो क्या है, उस प्रायोरिटी के आधार पे आगे चलता है। जो मेजर इशू है, जो मेजर कंसर्न है, जिसके लिए हम डेवलपमेंट चाह रहे हैं, जिस एरिया में डेवलपमेंट चाह रहे हैं, उसी के आधार पे करिकुलम हमारा होता है। और आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है जैसे एट प्रेजेंट जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फोकस कर रही है आईकेएस पे या इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, वैदिक परंपराओं पर, तो उन सारी चीज़ों को करिकुलम में शामिल किया जा रहा है। तो आइडियोलॉजी माने गवर्नमेंट क्या चाह रही है और नेशनल प्रायोरिटीज माने
कि जो देश है उसकी पहले से क्या प्रायोरिटी सेट है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी एंड ई ओनली। बी और डी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी इज, शिक्षार्थी स्वायत्त का गतिशील मॉडल है। पहला है अ टूल फॉर सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन के लिए एक उपकरण। बी है अ टूल फॉर चूजिंग अप्रोप्रिएट पेडागोजी बाय द टीचर इन द क्लासरूम, कक्षा में शिक्षक द्वारा उपयुक्त शिक्षा शास्त्र चुनने के लिए एक उपकरण। यह टीचर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। सी है प्रपोज्ड बाय तहसीनारी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डी हैड टू बी फॉलोड इन अ फिक्स्ड असेंडिंग ऑर्डर, एक फिक्स्ड असेंडिंग ऑर्डर में इसको फॉलो किया जाता है। देखिए यहाँ पर ना, अगर हमें नहीं भी पता है कि डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी क्या होता है, तो उसके शब्दों पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। यहाँ पर डायनेमिक मॉडल आ रहा है और दूसरा लर्नर ऑटोनॉमी की बात कर रही है, मतलब पूरी की पूरी स्वायत्त जो है वो बच्चे को दे देंगे हर तरीके से। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शंस है, माने कि सेल्फ असेसमेंट की फैसिलिटी उसके पास होगी, ए इज करेक्ट। दूसरा है टीचर जो है उसके पास अप्रोप्रिएट पेडागोजी चूज करने की स्वायत्ता होगी, नहीं। तो यहाँ बच्चों की ऑटोनॉमी की बात हो रही है ना, तो बी इसके लिए करेक्ट नहीं होगा, बी यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा। सी है प्रोपोज्ड बाय तहसीनारी, यस सी इज ऑल्सो करेक्ट। ये तो याद करने वाला ऑप्शन है कि हाँ किसने इसको प्रपोज किया था। डी है टू बी फॉलोड इन अ फिक्स्ड असेंडिंग ऑर्डर, कि एक असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो किया जाना चाहिए। नहीं, जब ऑटोनॉमी की बात हो रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए एंड सी ओनली आर करेक्ट, बी और डी गलत है। अब देखिए थोड़ा सा डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी को समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन तो यही है कि मारिया जियोवाना तहसीनारी ने इसको डेवलप किया था, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। दूसरा है ये डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है, नॉट फिक्स्ड और लीनियर, जो उसमें लास्ट ऑप्शन था कि लीनियर होता है वो नहीं है, ये डायनेमिक है और इवॉल्विंग है। तीसरा है सेल्फ असेसमेंट ओरिएंटेड है, इसमें चेकलिस्ट होती है जिससे कि बच्चे अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट कर पाए। फोर्थ है फोकसेस ऑन इंटरनल लर्नर प्रोसेसेस, इसका जो मेन फोकस है वो इमोशंस पे, मोटिवेशन पर और कॉग्निशन पर है, ठीक है। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया जाता है और साथ में नॉट बी फॉलोड इन अ फिक्स असेंडिंग ऑर्डर, और एक असेंडिंग ऑर्डर में ये फॉलो नहीं किया जाता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आज का वीडियो भी समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें फ्रीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।